नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। हमने स्वरों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। अब आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करेंगे हम। हिंदी को करके सीखेंगे, रट के नहीं। एक ऐसा वैज्ञानिक तरीके से हमने व्यंजनों को जमाया है कि हमें रटना नहीं है, समझना है, और हम ऐसा समझेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। संधि, चाहे यण संधि हो, चाहे अयादि संधि हो, ये सब इन व्यंजनों का जो जमाया गया है, व्यंजनों की जो बनावट है, जिनका स्थान है, वह सब एक वैज्ञानिक है। हमारे मुख के अंतर्गत ऐसी स्वर तंत्रियाँ हैं और उन्हीं स्वर तंत्रियों से क्रमबद्ध रूप से व्यंजन बोले जाते हैं। तो देखना न भूले व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। स्वरों का वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अब हमारा आज का प्रकरण है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन क्या होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में रुकावट आता है, बाधा आती है, या फिर बाधा के बाद बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण करते हैं तो बाधा नहीं आती, निर्बाध रूप से उच्चारण होता है। जबकि व्यंजन में रुकावट आती है, चाहे वो मुख तंत्र में आए, चाहे वो तालवे में, चाहे वो मूर्धा में, चाहे वो दांतों में, चाहे वो होठों में, कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आती है। उसके बाद ही व्यंजन बोले जाते हैं। तो परिभाषा क्या हो सकती है, ये देखेंगे। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु, बताया था मैंने, प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन, प्राणवायु फेफड़ों से उठकर मुख तंत्र में 5 अवयव आ जाते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठे। मुख तंत्र में कहीं ना कहीं अवरोध या रुकावट के बाद बोली जाती हैं व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं या व्यंजन कहलाते हैं। एक बात और कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वर्ण के ध्वनियाँ व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर स्वयं बोले जाते हैं। अब देखिए आप, व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 33। ये व्यंजनों की संख्या होती है 33 और स्वरों की संख्या होती है 11। व्यंजनों का वर्गीकरण, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर भी पूछे जाते हैं, और घिच-पिच हो जाता है कि किसके आधार पर है, ये स्थान के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर है, इनको घोष क्यों कह रहे हैं, इनको अल्प प्राण महाप्राण क्यों कह रहे हैं। तो देखिए आप, व्यंजनों का वर्गीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं। चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, ये सब 7 स्थानों से बोले जाते हैं। 2 और हैं, ये स्वर हैं, ए और ओ। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। 2 स्थान ये आते हैं, ए, ओ और औ, ये यहाँ आते हैं। तो टोटल 9 प्रकार के वर्ण होते हैं जो उच्चारण स्थानों के आधार पर विभक्त किए गए हैं। अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो 7 और वर्ण पूछा जाएगा तो 9 लिखना है, क्योंकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। अब देखेंगे आप उच्चारण प्रयत्न। यहाँ पर प्रयत्न का मतलब प्रयास नहीं होता, यहाँ प्रयत्न का मतलब होता है तरीका या विधि, कि आप बोलते समय क्या प्रयत्न, क्या तरीका अपनाएंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रयत्न का मतलब तरीका या विधि होता है, के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए आप, उच्चारण प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक या अभ्यंतर प्रयत्न, यानी कि आप जिह्वा के अंतर्गत अंदर मुख में क्या क्या प्रयत्न, क्या क्या विधि या क्या क्या तरीका अपनाएंगे। ये इसके आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, उत्क्षिप्त, अंतस्थ, उष्म, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अपन इसका विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में।
इसके बाद देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर, एक तो आंतरिक प्रयत्न हो गया, एक बाह्य प्रयत्न हो गया। बाहर प्रयत्न कैसे, बाहर कैसे प्रयत्न होगा? बाहर प्रयत्न इस प्रकार से होगा कि आप जब बोलेंगे तो आपकी श्वास कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर श्वास कम आ रही है तो वो होगा अल्प प्राण, और श्वास की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है तो वो होगा महाप्राण। जब आप बोल रहे हैं तो आपकी ध्वनि में कंपन हो रहा है तो वो घोष या सघोष होंगे, और अगर ध्वनि में कंपन नहीं हो रहा तो फिर वो अघोष होंगे। देखिए आप यहाँ पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाहर प्रयत्न यानी हवा जब बाहर निकलेगी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। तो बाह्य प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण ऑक्सीजन को कहा जाता है, आप जानते हैं। तो ऑक्सीजन यदि कम निकलती है तो अल्प प्राण, अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो महाप्राण। तो ध्यान रखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, प्राण तत्व के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। प्राण तत्व में भी दो प्रकार के होते हैं, यदि हवा कम निकलेगी तो अल्प प्राण और हवा ज़्यादा निकलेगी तो महाप्राण होते हैं। और इधर देखेंगे अब आप स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, घोष या सघोष, और दूसरा होता है अघोष। तो ये व्यंजनों का विस्तृत वर्गीकरण हुआ। अब हम इनका एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने अभी किया था। अब व्यंजनों को दो आधारों पे बांटा था, उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्नों को और भी वर्गीकरण किया गया है। अब हम इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये हमको देखना है। याद रखेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, सीखेंगे ताकि आप लोग हमेशा ध्यान रख पाओगे। देखिए आपके सामने मैंने 5 वर्ग लिखे हैं। 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। आप इसको यूं याद नहीं करोगे क, च, ट, त, प, नहीं, एक साथ बोलना है कचट तप। क्या बोलना है? कचट तप। एक टुकड़े में बोलोगे तो याद हो जाएगा, कचट तप। और उसके बाद 8वें तो है र, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये 8 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम क वर्ग की सरकार कहेंगे, इसे हम च वर्ग की सरकार कहेंगे, इसे ट वर्ग की सरकार कहेंगे, इसे त वर्ग की सरकार कहेंगे, इसे प वर्ग की सरकार कहेंगे। जिस प्रकार हमारे देश में राज्य हैं बहुत सारे, उसी प्रकार से हमारी वर्णमाला के अंतर्गत 5 राज्य या 5 वर्ग हैं। और ये जो 8 हैं, ये 8 निर्दलीय हैं। क्या है? निर्दलीय हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए मिनिमम 6 वर्णों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये 5-5 हैं। इन 5 वर्गों को, इन 8 निर्दलियों को लेना होगा। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो ये सब आपको याद है। अब हम चलते हैं, देखिए आप कैसे याद करोगे आप इनको। ये हमारा मुख, ये अब आप देखिएगा, हवा प्राणवायु नीचे से आती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये ईश्वर ने हमें इसके लिए उच्चारण स्थान के रूप में 5 अवयव दिए हैं। सबसे नीचे का जो अवयव है उसे बोलते हैं कंठ, और कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाएंगे कंठे। क्या कहलाएंगे? कंठे कहलाएंगे। इसके जस्ट ऊपर, नीचे से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ये, इसे कहेंगे तालु। तो तालु से बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? तालव्य। इसके जस्ट ऊपर चलते हैं तो ये जो कठोर भाग होता है यहाँ पर, इस कठोर भाग को, जहाँ पर भोजन घूमने की प्रक्रिया होती है, इसको हम मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो बताइए पहले होठ आएंगे या फिर पहले दांत आएंगे? तो आपको पता होगा, नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो पहले दांत आएंगे। तो ये दांत गिन लीजिएगा कितने होते हैं, 32 होते हैं वैसे तो, लेकिन दांतों से बोले जाने वाले क्या कहलाएंगे? दंते।
क्या व्यंजन कहलाएंगे? दंत्य व्यंजन कहलाएंगे। और अब आप देखिएगा लास्ट बचा है ओष्ठ, तो इसे कहेंगे ओष्ठय। क्या बचे? ओष्ठय। तो ये 5 स्थान ईश्वर ने हमको दिया है। और ये हिंदी की वैज्ञानिकता है कि देखेंगे आप, सबसे नीचे का वर्ग, सबसे नीचे के स्थान से, इस कंठ से सबसे ऊपर का वर्ग बोला जाएगा क वर्ग। देखिए आप, फिर इसके ऊपर चलते हैं, ये तालव्य, इसके तालव्य इसके जस्ट ऊपर है, तो उधर से आप नीचे आएंगे च वर्ग, ये च वर्ग तालव्य होगा। फिर ऊपर चलोगे आप, ये मूर्धन्य आएगा, यहां पर आएगा ट वर्ग, ये देखिए आप। फिर उसके बाद आया दांत, और फिर दांत के बाद आएगा, दांत में आएगा त वर्ग, और फिर उसके बाद आया है होठ, तो होठ से बोला जाएगा ओष्ठे यानी प वर्ग। तो हमारी वर्णमाला की वैज्ञानिकता है ये कि हम क्रम से इन व्यंजनों को जमाया गया है, और क्रम से इस व्यंजनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 स्थान हमें दिए गए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे। इन 5 स्थानों से ही 5 वर्ग बोले जाते हैं। नीचे से क्रम से जमाते चले जाइए, कभी भी कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये 8 निर्दलियों को भी हमें जमाना है, तभी सरकार बनेगी इनकी, सभी की, सभी राज्यों की। तो सरकार बनाने के लिए हम अब चलते हैं एक हमारे वैज्ञानिक पैटर्न की ओर, वैज्ञानिक तरीके की ओर। तो देखेंगे आप, सबसे पहले क वर्ग, तो यहां कंठ के नीचे लिख देंगे आप क वर्ग, ये पूरा क वर्ग यहां से बोला जाता है। अब इनसे क से कहा गया कि आप इन 8 निर्दलियों में से कोई सा भी एक वर्ण ले लीजिए जो आपकी चॉइस हो। क की सोच ये थी कि मैं नंबर 1 पे आता हूं व्यंजनों में, तो ये यूं कहता है कि मैं नंबर 1 हूं, और नंबर लास्ट का भी मैं ही लूंगा ह, ताकि अगर इधर से गिनोगे तब भी मेरा नंबर आएगा, और इधर से गिनोगे तब भी पहले मेरा नंबर आएगा। तो ध्यान रखना, क ने लिया ह को, तो क के साथ ये ह भी यहीं से बोला जाता है। आपको पता होगा संस्कृत में ये 2 बिंदियां लगती है, इसे बोलते हैं ह, ये अह, ये हमारे भी व्यंजन के अंतर्गत आता है वैसे तो, लेकिन वो संस्कृत के अंतर्गत 13 स्वर मानते हैं, और अंग और अह इनको स्वरों के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। मनः और विसर्ग संधि के अंतर्गत तो महत्वपूर्ण योगदान है इसका, तो इसमें भी ह की ध्वनि आती है। इस कारण ध्यान रखना, ह जब कंठ से बोला जा रहा है तो विसर्ग भी कंठ से ही बोला जाएगा, ये विसर्ग भी कंठ से ही बोला जाएगा। ये अब मैं साथ में वर्णमाला जमा रहे हैं, तो मैं साथ में आपको स्वरों का भी स्थान फिर बता देता हूं। तो स्वर 11 में लिख देता हूं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये लो, ये दोनों आगे आगे के पष्ट दोनों स्वर भी कंठ से बोले जाते हैं। ये अ और ये आ, ये दोनों भी यहीं से बोले जाते, यानी कंठ से जितने वर्ण बोले जाते हैं वो मैं सब यहां वर्णमाला के अनुसार लिख देता हूं, ताकि दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले क वर्ग, क वर्ग ने कहा कि मैं निर्दलियों में से सबसे लास्ट का लूंगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मेरा ही रहेगा। तो इसने ह ले लिया। ह का उच्चारण विसर्ग की तरह होता है, तो विसर्ग भी यहां से बोला जाता है, और पहले दोनों स्वर अ और आ दोनों यहां से बोले जाते हैं। एक और प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, वो क्या है कि इस ह से संबंधित ये ह इस कंठ में भी सबसे नीचे से बोला जाता है। यहाँ जो काकल होता है उसे काकल बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होता है पानी पीने के बाद। अलजिह्वा भी बोलते हैं संस्कृत के अंतर्गत। तो इस काकल से बोला जाता है। तो हमारे मुख में सबसे नीचे से
बोला जाता है ह, या सबसे स्पष्ट में बोला जाता है ह। तो ध्यान रखेंगे आप, ह को 3 और नाम से जाना जाता है। ह को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि, यानी ये काकल से बोला जाता है। इसे अल जिह्वा भी कहते हैं, अल जिह्वा, और इसे एक और इस नाम दिया जाता है स्वर यंत्र। जहाँ से ये बोला जाता है उसे स्वर यंत्र भी नाम दिया जाता है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन के अंतर्गत विकल्प में ह के बारे में पूछा जाए और विकल्प में कंठे भी हो और विकल्प में काकल्य भी हो, तो आपको काकल्य ध्वनि लगानी है, कंठे नहीं लगाना, क्योंकि जो पास का फैक्टर होता है, जो नज़दीकी बिंदु होता है, वही लगाया जाता है। तो क वर्ण के बाद में समझ में आया आप, कंठे, कंठे से कौन कौन से बोले जाते हैं? क वर्ग पूरा यहाँ से बोला जाएगा। क वर्ग के बाद ह, लास्ट का वर्ण इसने लिया तो ह यहाँ से बोला जाएगा। ह की ध्वनि विसर्ग की तरह होती है, तो ये विसर्ग भी यहाँ से बोला जाएगा। और स्वरों में पहले दोनों अ और आ, ये भी यहाँ से बोले जाएंगे। और ह की ध्वनि काकल्य ध्वनि, अलजिह्वा या स्वर यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हुआ कंठ से बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनियाँ। अब दूसरा स्थान है हमारे पास तालव्य। तालव्य के अंतर्गत हम कौन सा वर्ण लेंगे, वर्ग लेंगे? च वर्ग। देखिए आप, तो च वर्ग आप यहाँ ले लीजिए, ये च वर्ग ये हो गया। अब इससे कहा कि आप भी इन 8 निर्दलियों में से कोई से भी एक निर्दलीय छांटिए। तो ये च हो सकता है पावरफुल हो या धनवान हो। इसने कहा कि मैं तो एक नहीं 2 लूंगा, 2 ले ले भाई, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। तो इस च ने क्या किया, इन दोनों आगे वाले वर्णों को ले लिया। तो च ने क्या लिया, य और श को ले लिया। ये य और श भी तालव्य व्यंजन है, ये ध्यान रखना। आगे की लाइन के दोनों वर्ण य और श निर्दलियों में से ये य और श तालु से बोला जाता है। बहुत बड़ा संबंध है, आप वैज्ञानिक संबंध बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, आपको रुकिए। इसके बाद ई और ई भी यहां से बोली जाएगी, ये ई और ये ई, ये दोनों। देखिए अब आप लोग, मैं विवाह कराने जा रहा हूं इस लॉकडाउन के समय, हालांकि अलाउ नहीं है, फिर भी कराने जा रहा हूं। और अगर आप विवाह कराओगे, याद रखोगे, तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाओगे, संधियां भी आपको याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए कैसे, इस ई और ई यहां पर है स्वर है और ये व्यंजन है, लेकिन इनकी जाति एक ही है, ये तालव्य है। तो इस श ने ई को देखा और इस श के मन में कुछ कुछ हुआ और इसने कहा कि चलो शादी का विवाह प्रस्ताव रख लेते हैं। तो श ने जब शादी का प्रस्ताव ई से रखा तो ई ने मना कर दिया, क्योंकि शादी बराबर वालों में होती है, छोटे बड़ों में नहीं होती। तो छोटा बड़ा कैसे, ये श महाप्राण होता है जबकि ई अल्प प्राण होती है। श अघोष होता है जबकि ई घोष होती है। तो इनमें एक भी गण नहीं मिले, जबकि विवाह के लिए गण मिलना अनिवार्य है। तो फिर जब इसका प्रपोज खत्म हो गया तो फिर उसने यह ने सोचा कि जब इनका रिश्ता नहीं रहा तो अपन प्रयास करते हैं। तो यह प्रयास करता है और यह की शादी ई के साथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन दोनों के पूरे 36 के 36 गण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? यह भी घोष, ई भी घोष, यह भी अल्प प्राण, ई भी अल्प प्राण। तो सभी और एक ही जाति तालव्य। सबको पसंद आया कि चलो अच्छी बात है, अच्छी जोड़ी है। अब यहाँ विवाह हुआ य का और ई का। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, संधि को देखना आप। एक शब्द है अति प्लस आवश्यक, ये देखेंगे आप, ये अति प्लस आवश्यक। इस त में कौन सा स्वर है? ई है, यानी कि ये पत्नी है। जब इस पत्नी को आप घर से बाहर निकालते हैं ई को, तो ये पति य आ जाता है, क्योंकि पत्नी का सपोर्ट
पति तो करेगा ही करेगा। तो देखिए आप ई को जब बाहर निकालते हैं तो ई का पति य आ जाता है और यह क्या करता है, देखिए आप, ये अ तो जहां की जहां, ये इस ती में से ई बाहर निकल गई तो क्या बचा, त बचा, हो गया त। य इस पीछे वाले दोस्तों के साथ मिल जाता है तो य में आ मिलेगा तो क्या होगा, या, और ये पीछे का ज्यों लिख दो, व स य क। देखिए आप क्या हुआ, अत्यावश्यक यण संधि हो गई। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि य और ई पति पत्नी हैं। अब देखिए आप यहां ई को घर से बाहर निकाला था तो य पति आए था। अब आप देखिए यदि य के आगे के वर्ण आधे होते हैं तो यण संधि होती है। हालांकि 4 अपवाद भी हैं, सत्य, मृत्यु, पुण्य और अन्य। इन चारों को कभी नहीं तोड़ेंगे, इनको चारों को अलग करोगे तो उन शब्दों में फिर दीर्घ संधि होती है। लेकिन अन्य जो भी शब्द हैं जिनमें यह हो और उसके आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है। 90% ये तरीका लग जाता है। अब आप देखिए यदि यह के आगे का वर्ण या घर आधा है, अधूरा है, घर अधूरा होता है तो पूरा कब होता है, जब पत्नी सपोर्ट करती है या विवाह हो जाता है तो घर पूरा हो जाता है, आप जानते हैं। तो फिर क्या होगा, देखिए यह के आगे पत्नी सपोर्ट करती है, यह की पत्नी कौन है बताओ, ई। तो जो आगे वाला होता है उसमें पत्नी सपोर्ट करती है, पत्नी जुड़ जाती है तो त में ई जोड़ो तो क्या हो गया, अति। अब पति तो ई के साथ चला गया ना, अब यहां क्या बचा, स्वर आ, उस स्वर को लिख दो और पीछे के ज्यों लिख दो, ये टुकड़ा भी हो गया। तो अगर आपको ये कपल याद है य और ई तो आप यण संधि भी कर सकते हैं, उसके टुकड़े भी कर सकते हैं और मिला भी सकते हैं। यह है, तो ध्यान रखेंगे य और ई एक जोड़ा है हमारी वर्णमाला में और दोनों हमेशा यण संधि के अंतर्गत सपोर्ट करते हैं। थोड़े दिन बाद जब हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला को तो जब इनकी विवाह हुआ है इनका तो इनके एक बेटा भी होगा। जब विवाह हुआ है तो नेचुरल बेटा भी होना चाहिए और होगा, ईश्वर की कृपा है। तो इनके एक बेटा होगा ए, ये इनके एक बेटा होगा। देखना आप, ये भी तालव्य, ये भी तालव्य और ये भी तालव्य, चारों की जाति एक है। ये भी तालव्य, ये भी तालव्य, ये भी तालव्य, चारों की जाति एक है और ये अयादि संधि में हमारा सपोर्ट करेगा। देखना आप, ये बहुत सारे यूं कहते हैं कि अयादि संधि में यदि ए आता है तो वो आई में बदलता है और यदि ए आ जाता है तो वो आई में बदलता है, और इनको रट लीजिए, ये सूत्र होता है, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा पढ़ाते हैं विद्वान। लेकिन आप देखिए ऐसा नहीं होता। ये ए किससे मिलकर बना है, अ से और ई से, बताया था मैंने आप लोगों को, अ से और ई से मिलकर बनता है। ये अ तो जहां की जहां, और ई का पति कौन है, ये लिख दिया। देखो बना नहीं बना, अय वैज्ञानिक प्रणाली है ये, ऐसे नहीं बनता कि रट लीजिए, नहीं रटना है। ये हमारी वैज्ञानिकता है, हमारी वाणी की वैज्ञानिकता है कि ये ऐसे बनता है। अब आप देखो ये आई किससे मिलकर बनता है, अ से और ए से, इससे मिलकर बनता है ना। ये अ जहां की जहां, इस ए के टुकड़े करो, अ और ई, यही होता है, यही होता है ना। तो अ और अ मिलकर क्या होता है, आ होता है। और ई का पति कौन है, यह है। ये लो, अगर अय आ जाए तो आय बनता है। ये तरीका है कि नहीं है, ये सूत्र है कि नहीं है, लेकिन ये बनते हैं ऐसे। तो रटना नहीं है, समझना है हर बात को। यण संधि और अयादि संधि रटनी नहीं पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके सही होंगे उत्तर, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो ई और ई भी तालव्य है और य और श भी तालव्य है, पूरा च वर्ग भी तालव्य है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। और ई और य दोनों एक कपल है, एक जोड़ा है, हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी संधियां भी होती रहेंगी। अब आगे चलते हैं हम मूर्धन्य।
क्या आएगा बताइए, ट वर्ग आएगा। इस ट वर्ग को यहां पर लिख दीजिए, तो पूरा ट वर्ग यहां से ही बोला जाएगा। ये इससे भी कहा भाई तेरी सरकार 5 ही है, तुझे सरकार बनाना है, तुझे तो वर्ण लेना ही पड़ेगा निर्दलियों में से एक। तो ये भी क्या कहता है, जब इसने भी च ने भी 2 लिए तो मैं भी 2 लूंगा, मैं इससे कम नहीं हूं। तो ये भी इसके पीछे के दोनों को ले लेता है। खड़ो, ये देखिए आप, र और श इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये र और ये श इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप देखिए इसमें र आ रहा है ना र, तो फिर ये री क्या कहता है कि इसमें भी र तो मुझ में भी र, तो ये री भी यहीं से बोला जाता है, क्योंकि री किससे मिलकर बनता है, र से और ई से मिलकर बनता है। इस कारण ये री भी यहीं से बोला जाता है। तो क्या लिखोगे, ट वर्ग र और श और उसके बाद री भी यहीं से बोला जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं तो नीचे से चल रहे हैं अपन सबसे पहले, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या बोला, दो ओष्ठ आएंगे या दांत आएंगे, तो पहले दांत आएंगे और दांतों से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, दंते कहलाते हैं। अब कौन सा वर्ग आ रहा है, त वर्ग, तो त वर्ग यहां से बोला जाता है, ये त वर्ग यहां से बोला जाता है। अब इससे कहा कि भाई तेरी भी सरकार नहीं बनेगी, तेरे पास भी 5 ही है, तो ये भी क्या कहता है, जब सभी 2-2 ले रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसने भी इस पीछे के ये 2 ले लिए, ल और श यहां से ले लिया, तो ल और श इसने यहां ले लिया, इसकी भी सरकार बन गई, यानी ये दांतों से बोले जाते हैं तो दंते व्यंजन कहलाते हैं। और दांतों से हमारे एक भी स्वर नहीं बोला जाता, तो दांतों से कोई स्वर नहीं बोला जाता है। ऐसा एक स्थान जहां से कोई स्वर नहीं बोला जाता वो है दंते, ये है। अब आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपसे प्रश्न पूछता हूं, किसका चित्र है ये, पेड़ नजर आ रहा होगा आपको। इस पेड़ के नीचे यहां पर जड़ें होती है, आप जानते हैं। क्या ये जड़ें पेड़ का हिस्सा है या नहीं है, प्रश्न आपको सोचना है। अगर जड़ें नहीं होगी तो पेड़ भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि इनके मूल रोम होते हैं, इन मूल रोमों से ही तो भोजन, पानी सब जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ऊपर पत्तियों से तनों तक जाता है। तो अगर जड़ें नहीं हैं तो पेड़ सूख जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही बात मैं बताने के लिए देखेंगे आप इस उदाहरण से। आप यहां देखिए, ये दांत है आपका, इतना बड़ा दांत होता है। कभी दांत टूटे या बचपन में टूट जाता है तो देखना इतना बड़ा दांत निकलता है, जबकि हमें दिखाई कितना सा देता है, इतना सा। तो इतना बड़ा दांत ये मसूड़ों में होता है। किस में होता है ये दांत, मसूड़े में होता है। और मसूड़ों को संस्कृत में वर्त से बोलते हैं, बहुत सारे वत्सर्य भी बोल देते हैं, लेकिन सही उच्चारण वर्त से होगा, वर्त से। और वर्त से का मतलब होता है मसूड़ा। सेकंड ग्रेड, पटवारी, रीट, इन बहुत सारे स्थानों पर ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना आप। वर्त से मसूड़ा, तो इनमें दांत इतना बड़ा है, यहां से और यहां तक पूरा ही दांत है। और ये जो इसके 5 वर्ण इसके अंतर्गत और ये 2, ये सब भी क्रम से बोले जाते हैं। आप बोल के देख लो, आप बेटे हैं, आप देख रहे हैं तो आप बोल के देखना। त टच करेगा दांत के यहां पर, सबसे नीचे त टच करता है, त बोल के देख लीजिए आप। उसके बाद थ, उसके क्रमबद्ध बढ़ते जाएंगे, और जो न है वो भी यहां टच करेगा मसूड़ों के, और ल फिर और ऊपर करेगा यहां पर, और श और ऊपर टच करेगा यहां पर। तो ध्यान रखना है, याद करना है। क्या याद करना है कि न, ल और श इस त वर्ग में से भी ये मसूड़े के टच करते हैं। है तो पूरा ही दांत, यहां से यहां तक है तो पूरा ही दांत, लेकिन दांत के भी विभाजन किए गए हैं। ये पूरा हाथ है,
ये पूरा हाथ है तो इस हाथ के भी विभाजन किया जा सकता है। ये पंजा है, ये कोहनी है, ये बाँह है, और ये पंजे में भी अंगुलियां अलग कर सकते हो। इसी प्रकार से दांत के टुकड़े किए गए हैं दो, वास्तविक दांत और उसके बाद का मसूड़ा। तो इन 5 और 2 7, इन 7 व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, एक तो दंते में और एक वर्त से व्यंजन के अंतर्गत। तो वर्त से व्यंजन में न, ल, स यही आते हैं। अगर ऑप्शन में 2 ही वर्त से व्यंजन दे रखा हो तो आपको केवल ल और श ही लगाने हैं। न क्यों नहीं लगाता? क्योंकि न का स्थान नासिके में भी आता है, इस वजह से न को नहीं लगाना। हाँ, अगर 3-3 के ग्रुप हो तो आप न को लगा देना। अगर 4 ग्रुप हो तो फिर ज भी आता है और एक र भी वत्स्य के अंतर्गत, मसूड़े के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर 5-5 के ग्रुप हो तभी लगाने हैं। अगर 2-2 के ग्रुप दे रखे हो विकल्प में तो ओनली ल और श का ही चयन करना है, ये ध्यान रखना है। तो वर्त से व्यंजन, तो आप ध्यान रखेंगे ये दंते से ही विभक्त किया गया है, दंते का ही एक पार्ट है। लेकिन परीक्षा में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ल और श हैं। ऑप्शन में दंते भी दे रखा था और वर्त से भी दे रखा था। ज़्यादातर स्टूडेंटों ने दंते लगा दिया और जो कुछ ने वर्त से लगाया था वो आज सेकंड ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन भूलना बिल्कुल नहीं है, इनको विशेष ध्यान रखना है। तो न, ल, स, ज और र ये सब वर्त से के अंतर्गत आते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान मसूड़ा है। क्या है? मसूड़ा है। तो त वर्ग हो गया। इसके बाद लास्ट वर्ग बच रहा है प, ये, और प बोला जाता है होस्ट से। तो पूरा प वर्ग यहीं से बोला जाता है ये। अब इससे कहा कि तुझे भी निर्दलीय तो लेना है। अब ये कहता है मेरे लिए तो बचा ही एक है, तो मैं ग्रेडिंग तो कर नहीं सकता, छांट तो सकता नहीं, तो कोई बात नहीं है, वह मुझे दे दीजिए। तो ये होस्ट से ही बोला जाता है, वह भी, ये ध्यान रखना है। अब स्वरों में बात करें तो ये ऊ और ऊ, ये दोनों होस्ट से ही बोले जाते हैं, ऊ और ऊ। ये एक बात ध्यान रखेंगे, ऊ और व ये दोनों भी एक जोड़ा है हमारी हिंदी में। आप दोनों पुल्लिंग हैं तो आप इनको दोनों को भाइयों का जोड़ा है, ये भी कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी कभी तकलीफ आएगी तो ये व ऊ का सपोर्ट करेगा, और अगर आधा है तो ये व का सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों आधे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इन दोनों से ही यण संधि भी बनती है। देखो आप कैसे, सु प्लस आगत, ये देखिए आप, ये। अब जब आप सु में से ऊ को बाहर निकालते हैं, तो जब आप घर से एक भाई को बाहर निकालोगे तो ये व दौड़कर चला आता है, ये व आ गया। अब देखेंगे आप क्या बना, सु में से ऊ बाहर चला गया तो क्या बचा यहां पर? स आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने स्वर बाहर निकाल दिया है तो यहां स आधा बचा, और ये व हमेशा पीछे वाले दोस्तों के साथ मिलता है। तो व में क्या मिला? आ, तो क्या हो गया? वा, और ये गद जहां की जहां, क्या हो गया? स्वागत। और इसके विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। अब देखिए आप, ये स्वागत शब्द है, इस व के आगे का वर्ण आधा है। यदि य के आगे का वर्ण आधा हो और व के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है। 90% ये रूल लगता है। स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में नहीं लगता, इसका अपवाद है। और इसका अपवाद बताया था सत्य, मृत्यु, पुण्य और अन्य, इनमें ये तरीका नहीं चलता, ये नियम नहीं लगता, औरों में सब में लगता है। अब देखेंगे आप, व के आगे का वर्ण आधा है। जब आधा है तो पूरा होने के लिए पति या भाई सपोर्ट करता है, तो ये व के आगे का वर्ण आधा है तो इसको सपोर्ट करेगा ऊ। तो स में ऊ जोड़ा तो क्या हो गया? सु। ये अब भाई यहां चला गया तो ये भी यहां चला गया, और व में कौन सा स्वर है? आ, ये हो गया आगत। ये ऐसे होता है। अब जब इन दोनों
वैसे तो ये जोड़ा ही माना जाएगा। नाम, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में चलते हैं, कॉमन होते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब इनके एक और भाई या पुत्र होगा तो देखना आप, वो होगा ओ। ये इनके एक पुत्र होगा, आप तो पति पत्नी मान लीजिए, पति पत्नी मानेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वह और उ भी एक कपल है और इनके भी एक बेटा हुआ था और उसका नाम है ओ। देखेंगे आप, हम जब अयादी संधि पढ़ते हैं तब क्या लिखाया जाता है कि यदि आगे ओ आ जाए तो वो ओ औ में बदलता है, ये लिखाया जाता है, अयादी संधि में आता है ये। और यदि औ आ जाए तो ये आउ में बदलता है। ऐसा नियम हमें रटाया जाता है, बताया नहीं जाता, रटाया जाता है कि याद कर लीजिए। लेकिन देखिए आप, ये ओ बनते हैं ये अ और उ से, यही बताया था मैंने। ये अ जहाँ की जहाँ ये, और बताओ उ का पति व, तो ये व लिख दीजिए। ये देखो आप, ओ औ में बदलता है, तरीका है ये, इसे रटना नहीं होता। यहाँ देखिए औ किससे मिलकर बनता है, अ से और ओ से। ये अ जहाँ की जहाँ, ओ मिलकर बनता है अ से और उ से। ये अ और अ मिलकर बन गया आ, और उ का पति व, ये लो साहब आओ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रटना कुछ नहीं है, ये बनते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इनको। आप तो दो जोड़े ध्यान रख लीजिए कि हमारी वर्णमाला में दो जोड़े हैं, एक तो य और एक ई, और एक व और एक उ। अपने आप हो जाएगा, पूरी संधि हो जाएगी आपकी, एक गारंटी है मेरी। अब आप एक बात और देखिए, ये जो व है ये होठों से तो बोला जाता है, निश्चित है, बट इसकी एक और क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि जब इसको बोलते हैं तो ये दांतों के भी टच करता है। आप बोल के देख लीजिए, द, देखिए आपकी व, तो देखिए आपकी जीभ टच कर रही है दांत के। तो इसका एक और स्थान दिया गया है, दंतोष्ठ व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है तो आप लिखोगे व, ये व। अगर ऑप्शन में विकल्प में ओष्ठे भी दे रखा है और दंतोष्ठ भी दे रखा है तो आपको व में दंतोष्ठ का चयन करना है। अगर वहां पर ओष्ठे नहीं दे रखा तब तो दंतोष्ठ लगाना है, लेकिन दंतोष्ठ नहीं दे रखा उस कंडीशन में फिर आपको कहां पे लगाना है, ओष्ठे में लगाना है। ये हिंदी की वैज्ञानिकता देखिए, एक भी चीज हमने रटी नहीं है, एक भी, और सबको समझा है बिल्कुल पूरा। देखिए आप, मैं दोबारा आपसे फिर वापस, सबसे नीचे कंठ, सबसे ऊपर का वर्ग बोला जाएगा क वर्ग, क वर्ग बोला जाएगा। इससे कहा कि तुम निर्दलीय को लीजिए, इसने लास्ट का निर्दलीय लिया, कहा कि मैं पहला हूं तो मैं लास्ट लूंगा, ये लास्ट हो गया। ह की ध्वनि विसर्ग की तरह होती है तो विसर्ग भी यहां से बोला जाएगा। पहले स्वर दोनों अ आ यहां से बोले जाएंगे, और ह काकल्य ध्वनि है, इस कारण इसको सबसे नीचे से बोला जाता है, तो ह का अन्य स्थान काकल्य होगा। इसके बाद ऊपर चलते हैं तो त वर्ग आया, च वर्ग आया। च वर्ग कहाँ आपसे बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। तालव्य ने क्या कहा, च ने कि मैं तो दो लूंगा, आगे के दो य और श इसने ले लिया, तो य और श। लेकिन ई और ई यहाँ से बोला जाता है, तो ई और ई यहाँ लिख दी गई है, और ई का और य का विवाह हुआ है, वो यण संधि अयादी संधि में हमारा सपोर्ट करेंगे, इस वजह से याद रख लो। इसके बाद आगे चलते हैं तो मूर्धा से ट वर्ग बोला जाता है, र और श इसने लिया, और र की कारण री भी यहाँ से बोला जाता है। अब आगे चलते हैं तो सबसे नीचे चलते हैं, दांत आता है, दांतों से बोला जाता है त वर्ग पूरा, और ल वर्ग, ल और श यहाँ से आएगा। लेकिन इसमें से एक भाग और किया गया है वर्त से। वर्त से का मतलब होता है मसूड़ा, और यहाँ से बोले जाते हैं न, ल, स, ज और र, और विशेष रूप से दो ल और श का ही ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर 3 का जोड़ा आए तो ल को साथ में लेना है, अगर 4 के जोड़े आए तो ज और र में से एक चयन कर लेना है। इसके बाद चलते हैं ओष्ठे प वर्ग।
और देखेंगे आप प वर्ग ये यहाँ पर, इसमें एक ही बचा व ये यहाँ पर आ गया। लेकिन व की एक क्वालिटी होती है कि ये ओष्ठ के भी टच करता है और दांतों के भी टच करता है, तो इसे दंतोष्ठ भी इसका स्थान दिया जाता है। और व और उ भी एक कपल है हमारी वर्णमाला में, और इनसे भी एक बेटे का जन्म होगा ओ का, और वो हमारी अयादी संधि में सपोर्ट करेगा। तो ये हमें याद रखना है। एक और वैज्ञानिकता बताऊं मैं हिंदी की, कि इनको बनाया तो नीचे से गया है इस कंडीशन में, लेकिन जब कोई बच्चा बोलने लगता है तो वो इस कंडीशन से बोलने लगता है। सबसे पहले आप इंसान सबसे पहले कौन सा शब्द बोलता है? या तो माँ बोलेगा या पापा बोलेगा, और माँ और पा ओष्ठे के अंतर्गत आता है। बिल्ली भी म्याऊं बोलती है, गाय का बछड़ा भी माँ बोलेगा। तो अधिकांश, बल्कि हर व्यक्ति, हर पशु, सब यहाँ से ओष्ठे से ही शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले होठ ही हिलते हैं, उसके बाद अंदर की प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो बनाया गया है इस साइड से और उच्चारण किया जाता है इस साइड से। तो ये हमारी वैज्ञानिकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जैसी भी आपके पास सुविधा हो उतार लीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों का क्या करा आपने, ये मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था। देखेंगे आप, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने 7 और 2 9 प्रकार का बताया था उच्चारण के स्थान पर। 7 प्रकार के तो बताए थे मैंने व्यंजन, और 2 प्रकार के बताए थे मैंने स्वर, बराबर 9 प्रकार के वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। देखेंगे कैसे होते हैं। 1 नंबर तो है कंठे, 2 नंबर है तालव्य, 3 नंबर है मूर्धन्य, 4 नंबर है दंते, और दंते से अलग 5वां वर्ण है ओष्ठे। 5 वर्ग तो ये हो गए। आप चाहें तो इनके आगे भी लिख सकते हैं, कंठ, ये तालु, मूर्धा, दंत या दांत लिख दो, और ये लिख दो ओष्ठ, ये लो, इनके अंतर्गत भी आ जाएंगे। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। 5 क्रमबद्ध होते हैं स्थान, 5 से ये बोले जाते हैं, और इनका वर्गीकरण अपन ने कर दिया है। तो चौथा ये होता है, 5वां ये होता है। अब देखेंगे आप, इस तंते से अलग किया वर्त से, तो 6ठा नंबर इसका होता है वर्त से व्यंजनों का, और 7वां होता है इस इकल्ले का दंतोष्ठ का। तो ये 7 क्रम हो गए। पहला कंठे, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंते, 5वां ओष्ठे। क्रमबद्ध रूप से ये तो इनका 5 वर्ग और 5 स्थान हो गए महत्वपूर्ण। और 2 स्थान और हमने चयन किया, एक तो वर्त से और एक ओष्ठे। इस प्रकार से ये हो जाता है पूरे 7 स्थान। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों को मैंने पिछली बार बताया था कि ये ए अ से और ई से मिलकर बनता है। अ कहाँ से बोला जा रहा है? देखो आप, कंठ से, तो इसके लिख दिया आपने कंठ। ई कहाँ से बोला जा रहा है? देखो आप, तालु से, तो ये हो गया तालु। तो इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। तो एक नया उच्चारण स्थान ये भी बना है हमारे इसके अंतर्गत, वर्णों के अंतर्गत। और ए के साथ साथ आई भी यहीं से बोला जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। और ये ओ किससे मिलकर बनता है? अ से और उ से। अ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। उ कहाँ से बोला जा रहा है? ओष्ठ से। तो क्या उच्चारण स्थान हो गया ओ का? कंठोष्ठ। ये और ओ के साथ औ भी आएगा, तो ये अलग से आप लिख लीजिएगा। ये तो समझ में आया होगा आपको। मैं कल फिर आपसे आकर बिना देखे पूछूंगा, ठीक है? तब तक आप इन्हें उतार लीजिए और याद कर लीजिए। वैज्ञानिक तरीके से जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। घर पर एक बार बिना देखे इधर व्यंजन लिख लेना या पूरी वर्णमाला लिख लेना, और उनको ऐसा मुख उतार कर एक बार रफ में इनको सीख लेना। मेरी गारंटी है आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रह जाएगा। धन्यवाद।